रिफ्रैक्शन के लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। आज जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है, कुछ 3 टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिनमें से जो पहला टॉपिक होगा, ये पहला टॉपिक होगा कि कुछ डेली लाइफ एग्जांपल लेंगे हम कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन डेली लाइफ में किस तरह से हम लोग देख सकते हैं, कौन कौन से एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में ऐसे हैं जो रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो आज का टॉपिक होगा, ये टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, यानी कि ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो वहां पे किस तरह का फेनोमेना, किस तरह से हमारा वहां पे रिफ्रैक्शन प्लेस होता है, किस तरह से रिफ्रैक्शन किया जाता है, किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वहां पे, वो देखेंगे हम लोग। जो थर्ड टॉपिक आज का है, ये टॉपिक होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन चैप्टर के अंदर मिरर में हम लोग देख रहे कि रिफ्लेक्शन का 2 लॉ हम लोग देखे थे, उसी तरह रिफ्रैक्शन का भी यहाँ पे हम लोग 2 लॉ को देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है और उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि उसका स्टेटमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है सम डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को डेली लाइफ में हम लोग कहाँ पे देखते हैं? तो सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है और रिफ्रैक्शन को हम लोग देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? तो एक शीशे का ग्लास ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसमें पानी डाल देना है। अब पानी डाल देने के बाद जब उसमें हम लोग पेंसिल डालते हैं या कोई पेन डालते हैं या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं, जो स्ट्रेट लकड़ी की छड़ी अगर डालते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो पेंसिल है हमारा वो यहाँ है और उसका जो अंदर में, पानी के अंदर में जो इमेज बनता है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, यानी कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा तिरछा हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर कर रहा है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है पेंसिल का, क्योंकि वहां पे 2 मीडियम है, एक मीडियम तो वाटर है और दूसरा मीडियम यहाँ पे ग्लास है। चूंकि रे ऑफ लाइट जो पेंसिल से निकल रहा है रिफ्लेक्ट होकर के, वो 2 मीडियम के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके कारण हमें वहां पे पेंसिल जो है वो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। ये तो हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ पेंसिल का एक एग्जाम्पल। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और हम लोग देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल हम लोग स्विमिंग पूल में चले जाएं या फिर अगर किसी नदी में चले जाएं, वहां पे कोई सा भी मछली है या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे रखते हैं, जैसे कोई सिक्का है या कोई ईंट है, उस ईंट को अगर हम लोग बॉटम में रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे बॉटम पे हम लोगों ने उस ईंट को या मछली को हम लोगों ने देखा, तो ये जो पोजीशन है वो मछली का या उस ईंट का ओरिजिनल पोजीशन है। लेकिन चूंकि इससे निकला हुआ रे ऑफ लाइट वाटर के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, इसके कारण उसका जो इमेज बनता है वो इमेज यहाँ पे बनता है, यानी कि उसके पोजीशन से, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे उस मछली से या फिर जो ईंट या फिर कोई जो ऑब्जेक्ट हम लोग पानी के अंदर रखे हैं, उससे जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ निकल रहा है, वो हमारा रिफ्रैक्शन वहां पे हो रहा है, जिस वजह से इमेज जो बनता है उसका थोड़ा ऊपर बनता है, उसके एक्चुअल पोजीशन से इमेज उसका थोड़ा सा ऊपर बन जाता है। तो ये 2 एग्जांपल है हमारे पास नॉर्मली जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। इसके अलावा और भी हम लोग, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रात में तारे टिमटिमाते हैं, तो टिमटिमाना जो है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी एक तरह का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल है, जहां पे स्टार से निकला हुआ लाइट जो हम तक पहुंचता है वो डिफरेंट लेयर्स होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचता है, और हर एक डिफरेंट लेयर का जो मेजरमेंट है, यानी कि बोले कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, बहुत सारे मीडियम के थ्रू वो पास करता हुआ हमारी आंखों तक आ रहा है। इसके कारण वो जो लाइट आता है हम तक, वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, यानी कि हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो 2 था हमारा सम कॉमन एग्जांपल्स डेली लाइफ में। अब यहां पे आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये है हमारा आज का दूसरा टॉपिक। लेकिन दूसरे टॉपिक को करने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? तो जो सबसे पहले आज हम लोग यहां पे देखेंगे दूसरा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेयर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये मीडियम 1 और इस लेयर के नीचे मीडियम 2, दो मीडियम है और ये जो लेयर बना हुआ है ये लेयर हमारा दोनों मीडियम का बाउंड्री है। अब क्या होता है कि अगर यहां पे कोई भी रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से आकर के इस मीडियम 1 पे स्ट्राइक करता है तो क्या होगा, स्ट्राइक करने के बाद जाहिर सा बात है कि थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करेगा, वो अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, जिस पॉइंट पे आकर के स्ट्राइक किया वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एक नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब यहां पे ये जो लाइन ड्रॉ कर दिया गया उसे बोला गया नॉर्मल। ये जो रे ऑफ लाइट आकर के स्ट्राइक कर रहा था इसे बोला जा रहा था इंसिडेंट रे। और जो रे ऑफ लाइट टकरा करके बाहर की तरफ निकलता है, हमारा दूसरे साइड दूसरे मीडियम में जाता है, जो अपने पाथ को छोड़ करके थोड़ा सा तिरछा होता है, उसे बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। तो ये तो हो गया। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ का हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है कि ये तीनों जो चीज है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मामला था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल सेम लाई, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, उसी तरह यहां पे रिफ्रैक्शन का भी हमारा स्टेटमेंट बनता है। और यहां पे स्टेटमेंट में क्या बोला जाता है, तो यहां स्टेटमेंट है इसका इंसिडेंट रे, नॉर्मल and refracted ray। all lies in the same plane। ये हमारा नॉर्मल सा बात है। जो हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ रहे थे, जो मिरर में फर्स्ट लॉ था वही लॉ है, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। वहां पे रिफ्लेक्शन यूज किया जाता था और यहां पे रिफ्रैक्शन यूज किया जाता है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों का तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है, तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होता है। इसी को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे आता है बात, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि एंगल आई और एंगल आर क्या होता है। तो ये एंगल दिख रहा है हमें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो ये हो गया एंगल आई। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया एंगल आर। तो एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सिंपल सा मामला है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ का हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, तो सेकेंड लॉ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैथ में। अब ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग टाइप का एंगल होता था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कोसेक, ये अलग अलग टाइप के एंगल्स होते थे।
यहां पे हमें यूज करना है साइन थीटा का। अब थीटा की जगह पे दो एंगल हमारे पास है, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो थीटा की जगह पे हम लोग यूज करेंगे आई और आर का। तो सेकेंड लॉ बोलता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू साइन ऑफ एंगल R is always constant, is always constant for the given pair of mediums। यहां पे कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें। कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है यहां पे। उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ को देखेंगे। तो सबसे पहले जो दो एंगल हमारे पास है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस दोनों का साइन निकालना है, साइन आई अपॉन साइन आर। यानी कि साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकालने के बाद दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकल गया। और साथ में एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मीडियम 1 और मीडियम 2 ये चेंज नहीं करना चाहिए। यानी कि फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ मीडियम दो मीडियम लेना है और दोनों मीडियम फिक्स रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे किसी भी तरह से हम लोग निकालें। यानी कि हमारे पास दो एंगल है, एक आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिए। एक है आर, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लिए। दोनों का रेशियो निकालना है, तो साइन आई अपॉन साइन आर ये करते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन कांस्टेंट कब होगा, जब दो मीडियम जो ले रहे हैं, दो टाइप का जो मीडियम ले रहे हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, दो जो मीडियम ले रहे हैं ये दोनों मीडियम क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम। अगर सेम है तो आई का कोई सा भी वैल्यू ले, आर का कोई सा भी वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमारा साइन का क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। और इसे हम लोग दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं किस तरह से, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया गया यहां पे एन से, वेयर जहां पे इस एन का क्या मतलब है, तो एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन क्या चीज है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम लोग अभी आगे समझते हैं। लेकिन एक बार फिर से जो दो लॉ मेरे पास था उस दो लॉ को हम लोग रिवाइज करते हैं कि दो लॉ क्या बोल रहा था। तो दो लॉ में से बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, आई आर इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा, एक ही जगह पे होगा, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा लॉ क्या बोल रहा है, तो दूसरा लॉ बोल रहा है कि हमारे पास दो तरह का एंगल है, एक है आई और एक है आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे बोल रहा है कि अगर दोनों का हम लोग साइन निकाल करके रेशियो कर दे, साइन आई अपॉन साइन आर कर दें, तो ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यानी कि मीडियम चेंज अगर हम लोग नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। और उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, तो उस कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसे साफ किया जाए, उसके बाद आते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसे समझने के लिए हम लोग यहां पे दो टाइप का फिगर बनाते हैं और उस फिगर के थ्रू इसे समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहां पे हम लोगों ने दो अलग अलग टाइप का मीडियम लिया, एक मीडियम 1 और ये हमारे पास मीडियम 2, दो मीडियम ले लिया है। अब यहां पे रे ऑफ लाइट आएगा और ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल, और यहां पे आने के बाद क्या करेगा, वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन, कि रे ऑफ लाइट आया और थोड़ा क्या किया, रिफ्रैक्ट किया। इसी तरह क्या करते हैं हम लोग, दो और अलग अलग टाइप का मीडियम लेते हैं, दो और अलग अलग टाइप का यहां पे मीडियम लेते हैं और उसका नाम डाल देते हैं हम लोग मीडियम 3, और ये वाला अंदर वाला मीडियम 4। तो टोटल मिलाकर के 4 मीडियम ले लिए, जहां पे 2 मीडियम एक साथ है और अगला 2 मीडियम एक साथ है। तो यहां पे फिर से अगर हम लोग रे ऑफ लाइट आकर के, एक रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट किया, और ये हमारे पास नॉर्मल है, और ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्शन। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो हमें यहां पे अंतर दिख रहा होगा। अंतर क्या दिख रहा है कि अंतर यहां पे ये है कि यहां पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहां पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें थोड़ा सा अंतर है। इस वाले केस में, यानी कि सेकंड केस का अगर हम लोग बात करें, इसे अगर सेकंड केस, इसे फर्स्ट केस मानते हैं, तो सेकंड केस में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ ज्यादा झुक रहा है, वो नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड कर रहा है। बेंडिंग ऑफ लाइट जो है सेकंड मीडियम में वो ज्यादा हो रहा है, सेकंड केस में ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फर्स्ट मीडियम से ज्यादा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का ज्यादा हो गया, फर्स्ट का कम हुआ। क्यों? क्योंकि सेकंड मीडियम में रे ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा बेंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे वो देखिए। डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट is known as refractive index। किसी भी मीडियम में कितना ज्यादा रे ऑफ लाइट बेंड कर रहा है, किसी भी मीडियम में रे ऑफ लाइट कितना ज्यादा झुक रहा है, कितना ज्यादा अपने पाथ को छोड़ करके तिरछा हो रहा है, उसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम लोग यहां पे एक और एग्जांपल बनाते हैं कि रे ऑफ लाइट आया, ये नॉर्मल होता, और यहां पे रे ऑफ लाइट क्या हुआ, थोड़ा सा तिरछा हो गया। सेकंड लिया, यहां पे रे ऑफ लाइट आया नॉर्मल, और यहां पे रे ऑफ लाइट क्या हो गया, तिरछा हो गया। तो चूंकि इस वाले केस में जो रे ऑफ लाइट है वो ज्यादा तिरछा हो रहा है, इसीलिए ये वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा रे ऑफ लाइट झुक रहा है, कितना ज्यादा रे ऑफ लाइट टेढ़ा हो रहा है, उसी के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो वही है हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया कि क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी हम लोगों ने देख लिया था। अब आते हैं हम लोग देखते हैं जो अपना अगला टॉपिक है, उस टॉपिक को। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है थर्ड टॉपिक। और थर्ड टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो वहां पे पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through a rectangular glass slab।
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर हमारे पास कोई सा भी ग्लास स्लैब है और वो रेक्टेंगल फॉर्म में है तो उसके थ्रू अगर रे ऑफ लाइट पास करता है तो किस तरह से पास करेगा, उसका फिगर हम लोग किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, और फिगर बनाते हैं तब तक इसे देखिए कि क्या होता है। अब यहां पे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास दो तरह का मीडियम है, एक है मीडियम 1 और एक है मीडियम 2। मीडियम 1 को मान लीजिए एयर और मीडियम 2 को मान लीजिए कि ये हमारे पास जो ग्लास स्लैब है वो ग्लास है, और फिर से ये हमारे पास मीडियम 1 यानी कि एयर है। तो एक रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होता है, एक रे ऑफ लाइट आया और इंसिडेंट किया। कहां पे इंसिडेंट किया, तो ये जो हमारा ग्लास स्लैब और एयर का बाउंड्री है उस बाउंड्री पे इंसिडेंट किया। तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा कि उस रे ऑफ लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन चूंकि एयर यानी कि रेयर और मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो उस कंडीशन में रे ऑफ लाइट जो होगा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ झुक गया। अब जब इस पॉइंट पे आता है तो इस पॉइंट पे आने के बाद एक बार फिर से ग्लास से वो किधर जा रहा है, एयर में जा रहा है, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर और मीडियम में जा रहा है। तो चूंकि डेंसर मीडियम से रेयर और मीडियम में जा रहा है तो वो नॉर्मल से क्या होगा, थोड़ा सा दूर चला जाएगा। दो केस हो गया। फर्स्ट केस जब एयर से हमारा किधर आ रहा है, ग्लास में, यानी कि रेयर और मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। दूसरे केस में जब ग्लास से हमारा ये रे ऑफ लाइट ग्लास से निकल करके एयर में जा रहा है तो उस कंडीशन में नॉर्मल से दूर चला गया। ठीक है, तो ये दो केस है। तो जो रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट किया ग्लास स्लैब पे, वो हो गया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जो रे ऑफ लाइट पड़ने के बाद अंदर में रिफ्रैक्ट करता है वो हो गया रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। दो, और जो रे ऑफ लाइट वापस हमारा एयर में आता है उसे हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। उसे क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। अब यहां पे कुछ बातें को ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा हमारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद ये भी हमारे पास एक नॉर्मल है, ये वाला पार्ट,
ये नॉर्मल। तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं ई, और एंगल ई यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये तीन चीज हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हम लोग जान रहे थे कि क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग जान रहे थे क्या होता है। यहां पे एक नया टर्म आ गया एंगल ई यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस, जो कहां बनता है तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में बनता है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहां पे क्या होता है कि अगर जो इंसिडेंट रे हमारे पास था उस इंसिडेंट रे को हम लोग आगे की तरफ इंक्रीज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते चले गए, और ये जो हमारा इमर्जेंट रे है इसको भी हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो क्या देखते हैं कि ये इमर्जेंट रे और ये रे ऑफ लाइट आपस में एक दूसरे के पैरेलल होता है। आपस में एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल, यानी कि ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे आपस में हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा इन द केस ऑफ ग्लास स्लैब। अब इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या बोला जाएगा, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा फंडा है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है उस बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये था हमारा ग्लास स्लैब के थ्रू रे ऑफ लाइट किस तरह से पास करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने तीन तरह के टॉपिक को देखा। तीन टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि कुछ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को देखा कि दो तरह का लॉ होता है। इसके अलावा हम लोगों ने ग्लास स्लैब के थ्रू रे ऑफ लाइट किस तरह से पास करता है वो देखा। इसके अलावा रिफ्रैक्शन का कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देखा कि डेली लाइफ में हम लोग उसको किस तरह से देख सकते हैं। तो वो हमारा रिफ्रैक्शन का दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। एक तीसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जब हम लोग रात के समय में तारे को देखते हैं तो वो तारा भी हमारे लिए एक तरह का रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट है। जहां पे रे ऑफ लाइट अलग अलग लेयर से होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचता है तो तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और भी नए टॉपिक्स को देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।